तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रसल मुया के इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने कैसे किया। वहीं मुया जवाब देते हुए ये बताती है कि मैंने इसे सीखा नहीं है, इवन मैं तो बस अपनी पावर बढ़ाती गई और ये होता गया। और अब इस चैप्टर में आ गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रसल अपनी वाइफ यानी कि प्रिंसेस एगेट से बात कर रहा होता है और वो अपनी वाइफ को मुया के बारे में बता रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि उनके में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। और ये बात सुनकर प्रिंसेस एगेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उन जेलेसी के कारण। फिर वो कहती है तो तुम यहाँ पर किसी और औरत के बारे में बताने आए हो। देन वो कहती है खैर चलो कोई बात नहीं है, क्या तुम्हारी अगली रिसर्च ओवरसीज यानी कि पानी की उस तरफ है। जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है कि जी हाँ। फिर प्रिंसेस एगेट कहती है हाँ तुम्हारा जो बैन था वो भी एक्सपायर होने वाला है और इस बार तो तुम एम्पायर वगैरह की ओर नहीं जा रहे ना। फिर रसल जवाब देते हुए कहता है कि नहीं इस बार एम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इस बार मैं नॉर्थर्न फ्रोजन लैंड्स की ओर जा रहा हूँ। और मुझे ये सुन के भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो कहती है अच्छा एरेंडल है तो तुम एरेंडल जा रहे हो जो कि नॉर्थ की तरफ है। हालांकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तुम फिर भी इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारा वहाँ पर जाना ज़रूरी है? फिर रसल जवाब देते हुए कहता है कि जी हाँ मेरा वहाँ पर जाना ज़रूरी है, प्लीज़ आप मुझे वहाँ की जाने की अनुमति दीजिए। वहीं फिर प्रिंसेस एगेट खड़े होकर रोमांटिकली काफ़ी सोफे पर जाकर बैठ जाती है और रसल से कहती है कि तुम्हारा बोलना अभी ख़त्म नहीं हुआ और मैं तुम्हें परमिशन तब दूंगी तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से। फिर रसल प्रिंसेस की उस बात को समझ जाता है और फिर कहता है पेपर तुम बाहर रहना, और ऐसा कहकर वो गेट बंद कर देता है। देन फिर वो प्रिंसेस एगेट को खुश करने के बाद अपने मंजिल पर आ जाता है जहाँ पर उसे आना था, एरेंडल नॉर्थर्न लैंड्स। फिर यहाँ पर रसल की मिशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है कि फ्रोजन लैंड ऑफ द नॉर्थ इन द फार नॉर्थ। एक ऐसे सबसे बड़े शीशे को ढूंढो जहाँ पर 2 चांद उगते हैं पूरे फ्रोजन अर्थ में। फिर रसल इस बात को सोचते हुए कहता है कि 2 फुल मून और एक सबसे बड़ा शीशा, इन दोनों चीज़ों का एक जगह पर होना पूरे एंडरलैंड में, इस तरह से चलकर मुझे ढूंढने में तो पूरा 1 महीना लग जाएगा और तो और मैं पूरे तरीके से जम के मर भी जाऊंगा। फिर इसके बाद रसल यहाँ पर अपने पेपर को समॉन करता है और फुल स्पीड में चले जाता है लेक कालीमन में। फिर रसल यहाँ जैसे ही पहुँचता है वो सामने की ओर देखते हुए कहता है कि तो ये है फेमस लेक कालीमन। यहाँ इतनी ठंड होने के कारण भी ये जगह इस तरह से जमी नहीं है, इवन यहाँ पर अभी भी पानी की कुछ सतह है। और साथ ही में सोचता है कि जैसा मिशन में बताया गया था 2 चांद का होना, तो शायद वो पानी के रिफ्लेक्शन से दिखे और एक असली और एक पानी के रिफ्लेक्शन, शायद यही मतलब था 2 चांद का होना। और थैंक्स पेपर, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए। अब यहाँ पर फुल मून भी नहीं निकला है, हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है जब तक सूरज नहीं डूब जाता, तो चलो यहाँ पर कैंप लगा देते हैं, हर कुछ समय इंतजार करते हैं। देन वह ऐसा पेपर को कहकर यहाँ पर एक टेंट बिछा लेता है और फिर वो एक और पावर फ्यूरी ऑफ इंद्रा के बारे में पढ़ रहा होता है। फ्यूरी ऑफ इंद्रा एक ऐसी पावर है जो कि 7वें चक्र से भी ज़्यादा ताकतवर है। अभी हाल फिलहाल में मैंने क्रैनियस जो 7वें चक्र का मैजिक सीखा था, ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये शरीर के बचे हुए माना को अब्सॉर्ब करता है और सभी को इकट्ठा कर एक पावरफुल फायर पावर का अटैक कर सकता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये तुम्हारा माना का इस्तेमाल कर सकता, ये इसके बजाय पूरा का पूरा तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारे करंट सर्कल को भी। और इस वक्त अभी कोई है जो इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मास्टर है। लेकिन ये मेरे लिए भी अब इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब मैंने भी 7वें चक्र को काफ़ी ज़्यादा पार कर दिया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब बात रही माना प्योरिटी की, तो मैं शायद मास्टर से काफ़ी आगे हूँ। हाँ उनके हेल फायर जितना पावरफुल तो नहीं, लेकिन ट्रम्प कार्ड जितना स्ट्रॉन्ग, और मैं इसे पूरे तरीके से सीख कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तभी उसका पेपर उसे इशारा देते हुए बताता है। जैसे ही फिर रसल अपने टेंट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि फुल मून बाहर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर रसल को कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं दिखाई देती, तो उसे समझ आ जाता है कि ये वो जगह नहीं है। और फिर वो पेपर के साथ फुल स्पीड में और आगे की ओर चले जाता है और जब उसे सामने आइस क्लिफ वाटर रिफ्लेक्शन कुछ अलग दिखती है तो वो वहीं पर जाकर रुक जाता है। इसी के साथ उसे यहाँ पर माना की भी स्मेल आ रही थी, तो वो समझ जाता है कि ये वो जगह है। फिर जैसे ही रसल पानी की ओर देखता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर माना के भी कुछ पैटर्न्स लगे हुए हैं। देन वो अपनी पावर से अपने मैजिक सर्कल से इस जगह को भी अनलॉक कर देता है। देन उसके ऐसा करने के बाद यहाँ पर एक वाटर टॉर्नेडो क्रिएट होता है जिससे कि उसे अंदर की जगह दिखने लग जाती है। इसे देखते हुए उसे अपना लिबरनेट याद आ जाता है, जैसे वहाँ पर उसे एक टेस्ट देना पड़ा था। तो रसल को यह लगता है कि शायद उसे यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़े जो कि इस केव के अंदर होगा। फिर वो पेपर को कहता है कि पेपर तुम वापस अंदर चले जाओ, शायद नीचे का सफर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तो तुम्हारा मेरे साथ होना सेफ नहीं है। और फिर रसल यहाँ पर अपने सांसों को कंट्रोल में रखते हुए इसके अंदर चले जाता है फुल तेजी में। फिर यहाँ हम देखते हैं रसल इसके अंदर काफी तेजी से जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पानी की ये चीजें उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही होती हैं। खैर रसल इनसे तो नहीं रुकता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके चेहरे पर कोई चीज टकराई। फिर तभी वो यहाँ पर एक शील्ड बना लेता है क्योंकि सामने से कुछ बर्फीली चीजें उस पर हमला करते हुए आ रही थी। रसल का यहाँ पर यह कहना था कि ये जो पावरफुल बर्फीले स्टोन्स आ रहे हैं उस पर उनमें कुछ माना की भी पावर्स है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिससे कि वो कुछ ही देर में उसके शील्ड को भी तोड़ देने वाले थे। और आखिर में यही होता है, इतने सारे खतरनाक अटैक्स आने के कारण रसल की शील्ड टूट जाती है और बाकी के वो क्रिस्टल्स बहुत तेजी से रसल की ओर आ रहे थे।
कि तभी रसल की नजर एक दूर किसी जगह पर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है क्या वो एग्जिट है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। फिर वो तुरंत ही उसके अंदर चले जाता है। फिर जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है उसके पीछे कोई चीज मंडरा रही थी। वो अचानक से रसल पे अटैक करती है। फिर रसल जैसे ही नीचे झुकता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर ढेर सारी खतरनाक शार्क्स हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि एक लेक के अंदर आखिर इतनी सारी शार्क्स आ कैसे गई। फिर वो सभी शार्क्स एक साथ रसल पर अटैक करने लग जाती है। रसल यहाँ पर अपनी शील्ड तो बनाता है लेकिन उनके अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए रसल को पता था कि वो ज्यादा देर तक इस शील्ड से नहीं टिक पाएगा, उसकी शील्ड जल्द ही टूट जाएगी। इसीलिए वो एक आर्टिकल फ्लैंक्स का अटैक इन शार्क्स पर कर देता है बहुत जोरों से, ये कहते हुए कि मुझे इन सभी को एक वार में ही निपटाना होगा। फिर वो जल्दी से इमेज फार्मूला और मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बर्फ का टॉर्नेडो बना देता है और इस पावरफुल अटैक का नाम था थिन आइस डांस, द ग्रुप डांस ऑफ थिन आइस। और रसल के इतने पावरफुल अटैक से वो सारी शार्क्स यहीं पर ढेर हो जाती है। फिर रसल को सामने की ओर एग्जिट दिखाई देता है और फिर वो आखिरकार इस एग्जिट से बाहर निकल जाता है। साथ ही वो ये कह रहा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे शार्क्स से भी लड़ना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल था। फिर वहीं सामने रसल को एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जिसमें रसल को यह लगता है कि शायद मुझे इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर रसल को काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगने लग जाती है। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा था, घटता जा रहा था। और जैसे जैसे रसल आगे बढ़ रहा था वो सोच रहा था कि यहाँ पर एक आइस ड्रैगन होगा क्या। मैं इस बात से तो पक्का नहीं हूँ कि वो जिंदा होगा या नहीं, लेकिन अब जब वो ड्रैगन होगा तो उसकी हॉर्न्स तो होंगे ही। वहीं फिर रसल अचानक रुक जाता है। वो सामने देखता है यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़ोरों से चमक रही है और मिशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा रहता है मिशन सक्सेसफुल और इसी के रिवॉर्ड पर तुम्हें आइस ड्रैगन का ये हॉर्न मिलता है। और ये देखते हुए रसल कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, मुझे पता था आइस ड्रैगन का हॉर्न होगा, तो अब क्या मुझे इसे एब्जॉर्ब करना होगा। फिर वो हॉर्न ऑटोमेटिकली रसल के दिल में एब्जॉर्ब होने लग जाता है। साथ ही यहाँ पर मिशन स्क्रीन शो होती है जिसमें ये बताया जाता है कि इसे तुम्हारे शरीर में पूरे माना पोटेंशियल के साथ एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तुम्हारी स्किल अभी पूरी की पूरी हाई लेवल पर है और तुम ये आइस ड्रैगन के हॉर्न को पूरा एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर रसल को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। वो कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था आइस ड्रैगन के हॉर्न को एब्जॉर्ब करने में इतनी ताकत होगी। अगर मैंने इसे सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माना रोड्स ही नहीं, साथ ही में मेरी पूरी की पूरी बॉडी भी फ्रीज हो जाएगी। मैं थोड़ी फायर फ्लो अपने अंदर पैदा करूंगा जिससे मैं इस चीज़ को बैलेंस कर सकूं। यहाँ पर रसल का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसे एब्जॉर्ब करना, क्योंकि आइस ड्रैगन की हॉर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। रसल फायर का इस्तेमाल कर तो रहा था लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने माना पावर से भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर देता है और अपने माना की सारी जान लगा देता है, लेकिन इस हॉर्न का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसी वजह से रसल की आंखें सफ़ेद हो जाती है। वो बेहोश हो जाता है, उसके पूरा शरीर बर्फ की परतों में जमने लगता है और वो ड्रैगन हॉर्न उसके पूरे शरीर पे अब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही रसल नीचे गिर जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई जाती है जो कि एक ड्रैगन का एग होता है। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस सेकेट और मिस डारिया को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस सेकेट अपने हाथों में लिए एक पेपर को लेकर कह रही होती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रीजेंट बनने के बाद इतने सारे काम मिल जाते हैं। हालांकि मैं इसके लिए प्रिपेयर तो हूँ लेकिन ये सब इतने भी आसान नहीं है। वहीं फिर उधर से मिस डारिया कहती है टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और वेलफेयर, तुमने सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करा है। तुम वाकई में सभी टेरिटरी को अच्छे से मैनेज कर रही हो और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर हूँ सर। फिर प्रिंसेस सेकेट कहती है कि लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है वो एम्पायर वाली बात, उनका सिविल वॉर के साथ जुड़ना और उन कल्टिस्ट के साथ भी जुड़ जाना। मैं इन सब बातों से एक पल के लिए भी अपनी आंखें तक नहीं हटा पा रही हूँ। फिर मिस डारिया कहती है कि अरे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना एक स्पाई उधर भेज दिया, वो जल्दी ही लौटेगा और हमें मैसेज बता देगा वहाँ के सिचुएशन के बारे में। जैसे ही मिस डारिया कहती है पीछे से उनका मैसेंजर आता है और उन्हें कहता है कि मिस डारिया एक इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट मैसेज है जो कि एम्पायर से मुझे मिला है। यह मिस डारिया कहती है हेलो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और फिर जैसे ही प्रिंसेस सेकेट ये मैसेज पढ़ती है वो पूरे तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था फिफ्थ प्रिंस ने बाकी सारे प्रिंस को खत्म कर दिया है और थ्रोन में अपना कब्जा कर लिया है। साथ ही उस फिफ्थ प्रिंस के साथ उसके डेथ नाइट्स भी थे जिन्हें वो कमांड कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हाथों में ताकत आने के बाद उसने उस ब्लैक टावर पे भी अपना कब्जा कर लिया है, उसे अपना बना लिया है। वहीं उधर से मिस डारिया कहती हैं कि वो ब्लैक टावर कल्टिस्ट की पसंदीदा जगह है, जैसा कि रसल ने हमें बताया था, एम्पायर ने उन कल्टिस्ट के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं उधर से प्रिंसेस सेकेट कहती है तो क्या एम्पायर ने इतनी आसानी से उन कल्टिस्ट के साथ हाथ मिला लिया। वहीं उधर से मिस डारिया कहती है कि साम्राज्य के जादूगर समुदाय की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होगी, वो भी हमारी तरह ब्लैक टावर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, विशेष रूप से इम्पीरियल व्हाइट टावर के सबसे शक्तिशाली जादूगर और साम्राज्य के 8वें चक्र का जादूगर रॉड्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग। जब तक वह जीवित रहेगा
जादूगर समुदाय पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं होगा। वहीं फिर हम इस ओर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली पावर अटैक होता है और बहुत बुरी हालत में रॉड्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसकी मिस डारिया बात कर रही थी, वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। उनकी हालत बद से भी ज्यादा बदतर थी। वो कह रहे होते हैं, तू सच में एक राक्षस है। वहीं सामने से वो ड्रैगन, जिसका नाम जिलियन होता है, वो इसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम बेहद ताकतवर होगे। आखिरकार एम्पायर का सबसे ज्यादा ताकतवर मेज जो हो तुम, लेकिन तुम तो बिल्कुल कमजोर निकले। जिलियन ये कहते हुए उसे पैरों से कुचल रहा होता है। वहीं उधर से कोई आता है जो कि जिलियन को कहता है कि रुक जाओ, बस बहुत हुआ। आखिर तुम हमारे लॉर्ड रॉड्रिक को क्यों इतना परेशान कर रहे हो? और ये और कोई नहीं, ये फिफ्थ प्रिंस होता है। फिर वो यहाँ आकर रॉड्रिक के बालों को पकड़ते हुए कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता की कभी महत्वाकांक्षा नहीं थी, किसी हवा ने तुम्हें विद्रोही बना दिया। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको इस बात की परवाह नहीं है सम्राट कौन बनता है? फिर रॉड्रिक कहता है, हाँ, जैसा मुझे शक था वैसा ही हुआ। पांचवे राजकुमार महामहिम सबसे छोटे जीवन को भी अत्यंत महत्व देते थे और वह सभी के प्रति दयालु और ईमानदार व्यक्ति थे। और तुम वो पांचवे राजकुमार बिल्कुल भी नहीं हो। आखिर तुमने उनके साथ क्या किया? और फिर वो फिफ्थ प्रिंस बहुत ही क्रीपी तरीके से मुस्कुराता है। उसकी आंखें भी काफी अलग तरीके से चमक रही थी। फिर वो कहता है, सच बताऊं तो मैं उसे बेहद मजे से खा गया।